तो डिस्कस करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो डिस्कस करूंगा मैं, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कॉर्नर ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेक्शन में, जो भी मैं अभी आऊंगा, दैट इज द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्राइंगल। 5 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा। कुछ कुछ मैं आज बोल के लिखाऊंगा, हर चीज की स्लाइड में शेयर नहीं करूंगा। जहां मैं बोलूंगा आपको लिखने के लिए, मेरे साथ आप पेन और कॉपी को यूज कीजिएगा, मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया। जब मैं बोलूंगा आप लिखना स्टार्ट करें, तो वहां से आप लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आएंगे, हर पॉइंट्स को बोर्ड पे लिखते, क्योंकि पॉइंट्स काफी लंबा हो जाता है। अगर मैं उसको स्लाइड में ऐड करूं तो उसमें टाइम लगता है, और कहीं न कहीं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग और बिना मतलब की बातें हो जाती है। तो सर मुझे लगता है कि क्यों ना मैं बोल के ही बहुत हद तक, जहां जरूरत हो वो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, जहां जरूरत हो कॉपी बोर्ड पे लिख दूंगा, और जहां जरूरत हो तो मैं कुछ कुछ चीजें बोल के भी लिखवाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो चलो हेडिंग डालिएगा, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्राइंगल। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्राइंगल। ठीक है, 5 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे, दैट इज, हेडिंग डाल लिया 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड। द फर्स्ट जो ट्राइंगल रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड? तो ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। तो देखना इसमें क्या है, सेंट्रोइड इज द centroid is the point of concurrency, is the point of concurrency of median। मतलब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। एग्जैक्टली यही मीनिंग आ रही है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सेंट्रोइड ट्राइंगल रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। इसमें पहला आ गया सेंट्रोइड। तो देखो क्या ये है ट्राइंगल। अब मीडियंस की अगर सपोज मैं बात करूँ, तो इतना तो आपको आता ही होगा कि व्हाट इज मीडियन। तो मीडियंस की बात करूंगा तो इट इज अ लाइन, अगर मैं बात करूं मीडियंस थ्रू ए, तो पासिंग थ्रू ए एंड डिवाइड्स अपोजिट साइड इन इक्वल रेशियो। मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल। सिमिलरली बी से जाओ तो दिस एंड दिस आर इक्वल। सिमिलरली सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना, सारे मीडियंस का सेम होगा, और ये इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस जी, इसको जी जो होता है, दिस जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने नाम दिया इसको जी से, इन जनरल जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज जी। ठीक है, ये आ गया जी। तो मेरी बात समझ रहे होगे। तो सेंट्रोइड का क्या स्टेटमेंट दिया, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, या एक अदर लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। डेफिनेशन तो क्लियर है, याद भी रखना है आपको। अब इसके पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? देखो इसमें हमें करना क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले करना है कि आपको जी का कोऑर्डिनेट निकालने देगा। तो जी का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे, जी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीजें निकल के आती है। तो चलो उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, चलो एक एक करके मैं पॉइंट लिखता हूँ। चलो फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट सेंट्रोइड लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेंट्रोइड। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, लिखिए, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज, centroid of triangle always lies inside the triangle। centroid of triangle always lies inside the triangle। मतलब centroid always triangle के अंदर ही होगा, चाहे acute हो चाहे obtuse हो, does not matter। so that is the first point, centroid of triangle। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट जो आएंगे नोट में centroid के केस में, उस पे आएंगे, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो सेंट्रोइड है, ये मीडियंस को, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको एफ मान लिया। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो इंटरनली।
सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो इंटरनली, 2:1 रेशियो इंटरनली। मतलब कहना यहाँ यही चाह रहे हैं, पहले लैंग्वेज पूरा लिख लेना, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो इंटरनली, दैट इज AG by GD equal to BG by GE equal to CG by GF, that is equal to 2/1। मतलब सेंट्रोइड जो है मीडियंस को 2/1 रेशियो इंटरनली में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात कि ये जो तीसरा 2 पॉइंट तो हो गया ना, पहला पॉइंट क्या हो गया, इनसाइड होता है, ये मैं शॉर्टकट देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरा हो गया कि ये रेशियो क्या होगा, 2/1। तीसरा हो गया कि इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस ट्राइंगल ABD, सॉरी AGB, BCG और AGC, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया जो होगा इक्वल होगा। मतलब यहां बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC, मतलब लिख सकते हो कि लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC, ट्राइंगल GAC, ट्राइंगल GAB are equal। एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC, GAC एंड GAB आर इक्वल। यहाँ G क्या है आपका, सेंट्रोइड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, these are equal, ठीक है, these are equal। दिस इज द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू सेंट्रोइड। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया सेंट्रोइड का। और फोर्थ पॉइंट हो गया ईच मीडियन, डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि सेंट्रोइड में कि ईच मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू, ये मैं डिवाइड ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला ट्राइंगल, अगर AD की बात करें तो ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल ADC, ये दोनों का एरिया सेम होगा। यही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ईच मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट, या 2 इक्वल पार्ट्स बोलो, या 2 इक्वल एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब इक्वल एरिया। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब इक्वल एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब 2 इक्वल एरिया बात करो, पार्ट्स को हटा देते हैं, 2 इक्वल एरिया, दैट ये क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। ईच मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। तो ये 4 पॉइंट है सेंट्रोइड का जो आपको दिमाग में रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रोइड का डेफिनेशन तो क्लियर है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, एंगुलर पॉइंट से एक लाइन क्रॉस करते हैं जो अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ए से मीडियन ड्रॉ किया, बी से मीडियन ड्रॉ किया, सी से मीडियन ड्रॉ किया, सारा मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो गया, जी हो गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और ये तो हो गया पहली बात, डेफिनेशन क्लियर है। इसको सेकंड लैंग्वेज में डेफिनेशन हमने ये भी लिखा था, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां सारे मीडियंस कट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये जी हो गया सेंट्रोइड, पहला डेफिनेशन क्लियर है। अब पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट निकल के आएगी, सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया कि सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशियो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट आ गया कि ये जो 3 ट्राइंगल बना, AGB, ABG और BGC, ये तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये तीसरा पॉइंट बना, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ, ये सब कुछ पहले से जान रखो, इसमें आप चाहो तो आसानी से प्रूव कर सकते हो, पर मुझे जितनी जरूरत है मैं बता रखा हूँ, और इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये AGB, ABG, मतलब ये सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी बात, ईच मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे बोल रहे हैं, ये और ये लेंथ सेम है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो इस एल्टीट्यूड सेम होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी वही एल्टीट्यूड होगा, इस ट्राइंगल के लिए वही एल्टीट्यूड होगा। बेस का लेंथ तो दोनों में सेम है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब हाइट सेम है तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो दैट इज द कंडीशन, यही मैंने लिखा कि ईच मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। हर एक मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। So these are the properties of centroid.
आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इश्यू आप लोगों को होगा। लिख लेना सिस्टमैटिक, मैंने तो बता दिया आपके कॉपी में सिस्टमैटिक होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड के नाउ। अब मुझे कोऑर्डिनेट की बात करनी है। कोऑर्डिनेट, लेट, हमने ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 कॉमा y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया x3 कॉमा y3। ये ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। तो पहले देखो, देन पहले जी में लिखता हूँ, तो जी का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, मतलब सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ g। ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इसी को कहते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। अब आ जाते हैं कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है कैसा है। अब ये आया कहाँ, तो देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2:1। तो नाउ प्रूफ की बात करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एडी को उठा लेता हूँ। सबसे पहले डी देखो, डी है बी और सी का मिड पॉइंट। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं y2 प्लस y3 बाई 2, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। अब इस एडी को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो देखो ये है आपका ए, मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये है ए, ये है डी और ये है जी। ए का कोऑर्डिनेट क्या पता है x1 कॉमा y1, डी का कोऑर्डिनेट ये पता है और जी का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x कॉमा y, और जी किस रेशियो में डिवाइड करा है इसको 2/1 रेशियो में। तो व्हाट इज x, तो x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइड बाय 3। तो देखो x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल डिवीजन का, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3 और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। तो कहेंगे सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट बताए याद रखिएगा, चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट। फिगर भी आपको याद होना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं क्या होता है मीडियंस, इसी चीज से बेसिक चीजें हैं, आप ज्योमेट्री में पढ़े पहले जान ही रहे होगे, तो वही चीज है, थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया और कुछ नई चीजें निकल के आई तो उसको भी नोट कर लीजिए। और प्रॉपर नोट होना चाहिए आपके कॉपी में, हर एक पॉइंट मैंने पॉइंट लिखवाया है बोल के भी, और कहीं के लिखने की भी कोशिश की है, सबको बता दिया है, रफली आइडिया दे दे कि ये मैं लिखवा रहा हूँ। आपको जो मैंने बोला है वो एक एक लाइन आप लिख लीजिए कॉपी में और उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में पूरा फिक्स होना चाहिए, तो कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। जो बताया है उसको नोट होना चाहिए और ढंग से रिवाइज होना चाहिए। तो चलो पहले इसको पहले नोट करो। तो ये पहला हो गया, दैट सेंट्रोइड मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों से, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बता दूं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम सेंट्रोइड बार डिस्कस करके, हमने पहले रखा है कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दूसरा आ जाएगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, चलिए हेडिंग डालिएगा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, व्हाट इज सरकम सेंटर। तो लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सरकम सेंटर का डेफिनेशन लिखिए। सरकम सेंटर का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पहले मैं लिखता हूं सरकम सेंटर। देखिए सब इसमें क्या स्टेटमेंट,
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ करेंसी of perpendicular bisectors of the sides of the triangle, of the sides of the triangle। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसमें सर्कम सेंटर का कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आता है। तो एक्चुअल में सर्कम सेंटर जो होता है इसी में और लिख सकते हैं, सर्कम सेंटर is the center of circumscribing triangle of circumscribing center of circumcircle, center of circumcircle of triangle। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, हमने क्या कहा? मतलब यही कहा कि सबसे पहले देखना, दूसरा पॉइंट उसी से निकल के आता है। तो सर्कम सेंटर का स्टेटमेंट दिया कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो कि ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट उठा लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, ए बी एंड सी। तो इसका ए बी का, बी सी का और ए सी का बाइसेक्टर्स देखेंगे। तो गौर से देखो, तो इसका बाइसेक्टर हमने ये उठाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका बाइसेक्टर ये उठाया तो ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हो गया क्या, 90। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। और तीसरे का बाइसेक्टर मान लिया हमने ये उठाया, ये और ये 90 है और ये इक्वल है। तो क्या हुआ, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। The point of concurrency of perpendicular bisectors is called circumcenter, या ऐसा बोल सकते हो, point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of triangle is called circumcenter। मतलब इसका तीनों का point of intersection सेम होगा और उस point of intersection को circumcenter करते हैं, जिसको इन जनरल हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द circumcenter of triangle, ठीक है, circumcenter of triangle। अगर यहां तक क्लियर है तो इसी का एक अल्टरनेट लैंग्वेज में मैंने लिखा था, इट इज द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब इस ट्राइंगल एबीसी, मान लो ये एक सर्कल है, इसका एक इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल देखते हैं, मतलब ये है ट्राइंगल, ये और ये। तो आप देखो कि इस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल कौन सा है, ये है। तो एग्जैक्टली लैंग्वेज यही है। इस सर्कम सर्किल का जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि डेफिनेशन वही है, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर, यहां से देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये और ये तीनों कट करोगे तो 90 90 और 90, डेफिनेशन तो पता ही है, ये इक्वल और ये इक्वल। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज सर्कम सेंटर। तो ज्योमेट्रिकली आप रिलेट करना चाहो तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट ओ है इस सर्कल का सेंटर होगा। कौन सा सेंटर, तो सर्कम सेंटर। तो मैंने क्या लिखा, ये सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये ओ जो है इस ए बी सी के सर्कम सर्किल का सेंटर होगा। और बहुत ही आसान है, देख भी रहा होगा, क्योंकि आप मिड पॉइंट से मिलाते हो तो परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ही हुआ ना, और ये ओ क्या हुआ, इस सर्कल का सेंटर हुआ। यही लैंग्वेज मैंने लिखा था कि सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल। तो चलो फटाफट इसको नोट करो, ये क्लियर होना चाहिए। ज्यादा इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है नोट्स में, जैसे सेंट्रॉइड में आपको 4 पॉइंट्स थे, इसमें ऐसा कोई ज्यादा पॉइंट जनरेट नहीं होता है। एक सिंपल एक पॉइंट है बस, लोकेशन की बात करते हैं, उस पॉइंट्स को बस लिखेंगे सर्कम सेंटर में। उसके अलावा मैं कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है।
तो चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो हमने अभी जस्ट कहा कि इसमें तो लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि लोकेशन कहाँ होगा, और कोऑर्डिनेट की जहां तक बात आई तो कोऑर्डिनेट एक जनरल चलता है, भले उस रिजल्ट को आपको याद नहीं रखना है। इसमें ऐसा कोई कोऑर्डिनेट का कोई रिजल्ट नहीं है जो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। एक रिजल्ट है बट उसका कोई एप्लीकेशन ज्यादा होता नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन, मतलब उसके लिए कुछ डेटा की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उस रिजल्ट को हम इग्नोर करते हैं। मैं उसके बारे में बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। अगर आप कहीं देखोगे तो ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये नहीं बताएं, क्योंकि उसकी जरूरत जब होगी तो मैं बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। चलो पहले देखते हैं क्या पॉइंट्स में लिखाता हूँ, उसके बाद कोऑर्डिनेट पे आता हूँ। तो पॉइंट्स है लोकेशन की, लोकेशन मतलब समझ रहे हो ना कि सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, जस्ट लाइक सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए तो अंडरस्टूड था कि सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। बट इन केस ऑफ सर्कम सेंटर क्या होगा, तो सबसे पहले देखो ये कैसा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये ओ जो है, ये ओ क्या है, सरकम सेंटर है। तो कहां पे गया ये ओ, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर मतलब सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, अंदर होता है, दिख रहा होगा, दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वही अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूं, देखना ऑब्ट्यूज, क्योंकि सेंट्रोइड में तो एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर्कम सेंटर में फर्क पड़ता है। ऑब्ट्यूज के केस में देखो ट्राइंगल में चार ट्राइंगल मानते हैं, देखो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगा अगर ये कॉर्ड डायमीटर से ऊपर होगा तो ऑब्ट्यूज, डायमीटर मतलब इससे ये हो गया डायमीटर मान के चलो, तो इस बेस के पैरेलल जो डायमीटर होगा उसके ऊपर होगा तो ऑब्ट्यूज, नीचे होगा तो एक्यूट। तो जस्ट ऊपर मैंने लिया, ये है सेंटर। तो गौर से देखो ये कैसा हो गया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस केस में बताओ कि सर्कम सेंटर कहाँ पे गया, तो इस केस में सर्कम सेंटर कहाँ गया, तो यहाँ से सर्कम सेंटर ड्रॉ करोगे। देखो मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहे तो मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बना देता हूँ, ये हो गया, मिला देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया, और सिमिलरली ये हो गया। तो सबका इंटरसेक्शन पॉइंट 90 90 90, और ये क्या हो गया, ओ है। तो इसमें क्या बोलेगा, दिस इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर क्या हो, आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल। मतलब ऑब्ट्यूज के केस में ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर क्या होता है, आउटसाइड होता है। एक और केस और बचता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस केस में क्या होगा, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट, तो ये है 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर कहाँ देखते हो, सर्कम सेंटर देखोगे हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस तीनों सेम है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये है और ये यही जाएगा। मैं फिगर गंदा नहीं कर रहा, वैसे आप फिगर से देख रहे हो कि राइट राइट एंगल तभी ना होगा जब ये डायमीटर होगा, और सर्कम सेंटर क्या होगा, इस डायमीटर के मिड पॉइंट पे। क्यों डायमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में पता है, सॉरी सर्कल में पता है डायमेट्रिक एंड पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे तो ऑलवेज क्या होगा, 90। मतलब ये ट्राइंगल ऑलवेज क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब ओ क्या होगा इसका, सर्कम सेंटर, और ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो कहाँ पे होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, होगा इनसाइड, बट इनसाइड में कहाँ पर, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो यही है, तो ये तीन चीजें आप याद रखना सरकम सेंटर के केस में, कि लोकेशन की बात करेंगे तो ये तीनों को देखना कि ट्राइंगल का नेचर कैसा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है। और कभी भी अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने देगा तो सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए कि ट्राइंगल का नेचर देख लो।
क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ज्यादा कुछ पेड़ लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप उसमें सर्कम सेंटर निकाल लोगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में बस आपको हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जो बेसिक लेवल क्वेश्चन या थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चंस में अगर निकालने कैलकुलेट करने देता भी है तो मैक्सिमम केसेस में 90 डिग्री ही होता है। तो बेटर टू चेक देन नेचर ऑफ ट्राइंगल की एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है। राइट है डायरेक्ट आप मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज निकाल लें, अगर राइट नहीं है तो फिर जनरल अप्रोच यूज करेंगे, और जनरल अप्रोच में बहुत सारा मेथड है। एक मेथड तो यही है, वैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया हूँ सर्कम सेंटर कैलकुलेट कैसे करना है, जो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो सर्कम सेंटर के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो मतलब यहाँ से एक बात तो निकल के आएगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको यहाँ से मिला है ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो क्या होगा, तो क्या लिख सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। इस कंसेप्ट से आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। मतलब अगर पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे दिया और ओ का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने दिया, इसके अलावा भी एक मेथड में आगे बात करूंगा, पहले एक फर्स्ट मेथड देखते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने दे दिया तो ओ का दो वेरिएबल आप मान लोगे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट को दो ही वेरिएबल हो सकता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला रिलेशन एक्स वाई में बनाएंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी से फर्स्ट रिलेशन एक्स और वाई में आएगा, दूसरा रिलेशन आएगा ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो दो वेरिएबल टू इक्वेशन, टू वेरिएबल टू इक्वेशन। तो बस मैथ यही कहता है कि सॉल्व हो जाएगा। तो इस अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आपको है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रखा हूँ, उसको इस मेथड से देखेंगे। ठीक है, अब जहां तक कोऑर्डिनेट की बात आई, तो कोऑर्डिनेट इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कोऑर्डिनेट होता है जिसको मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट करो, इसलिए एक बार बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तीन केस है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट। एक्यूट के केस में इनसाइड होता है, ये याद रखिएगा। ऑब्ट्यूज के केस में आउटसाइड होता है। राइट एंगल के केस में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया कि कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक मेथड बताया है कि अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट, बस मैंने लिख दिया वहां ऊपर देख लो, तो साइड में आप लिख लेना। ए बी सी का कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो कोऑर्डिनेट के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा मैं उसको भी एक स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। तो इससे क्या करूंगा, तो सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ बी जनरेट करूंगा, दिस इज रिलेशन नंबर वन। सिमिलरली ओ ए इक्वल टू ओ सी जनरेट करूंगा, दिस इज रिलेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आप ओ निकाल सकते हैं। ओ क्या, मतलब ओ क्या होगा वो वन एंड टू से आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी ओ इक्वल टू वन। तो वन एंड टू से सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये वन ऑफ दी मेथड है कोऑर्डिनेट निकालने का। दूसरा मेथड एक और है, पर उसके में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। आपके दिमाग में आएगा कि सर सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो पढ़ लिए, सरकम सेंटर का फॉर्मूला नहीं बता। एक फॉर्मूला है जो एंगल के फॉर्म में है, वो फॉर्मूला होता है एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी डिवाइड बाय साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। सिमिलरली वाई में भी होता है, पर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि उसके केस में हमें एंगल ए बी सी कैलकुलेट करना होगा, जो गिवन नहीं होगा तो कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी होता है। तो क्या जरूरी है कि जब दो लाइन तीन लाइन में प्रॉब्लम बन रहा है तो 10 लाइन 15 लाइन में क्यों बनाए। तो बेटर टू फॉलो दिस अप्रोच, और आगे आपको जब स्ट्रेट लाइन बताएंगे तो उसमें एक मेथड और बताएंगे जिससे हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाएंगे। तो जब बताएंगे तब देखा जाएगा। अभी आपको जितना पॉइंट बताया, क्या होता है सर्कम सेंटर, लोकेशन क्या होता है, मैक्स मेजर केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल में ही सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने देता है। अगर नहीं है, कोई जनरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इस अप्रोच का यूज करके आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो। और एक जनरल सेकंड अप्रोच की बात हम आपको स्ट्रेट लाइन जब बताएंगे तो उसमें करेंगे, तो जब बताया जाएगा तो किया जाएगा। अभी पहले इतना कर लीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर। बता दूं,
लिखिएगा नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हेडिंग डालिएगा ऑर्थो सेंटर। तो व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा ऑर्थो सेंटर। तो स्टेटमेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, तो इसका स्टेटमेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। मतलब एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो क्या होगा? तो एल्टीट्यूड एग्जैक्टली है क्या? तो देखो ये है ट्राइंगल। अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की बात, तो देखो एक एक करके एल्टीट्यूड ड्रॉप करें। देखो यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो पॉइंट ए से एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, ये ए डी। बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो ये हो गया बीई, ये हो गया 90। सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे मतलब तीनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज द ऑर्थो सेंटर। तो ये ए बी सी, तो ये पॉइंट को एच लिखते हैं। दिस एच इज द, इस एच को जो हम बोलेंगे, दिस एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी। क्लियर मेरी बात? तो ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन तो क्लियर है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। डेफिनेशन तो आपको याद रखना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे भी यूज है इसके में। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो मैं डिस्कस करूंगा। पहले देख लो डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है कि और एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। दिस एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें पॉइंट्स पे। इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स निकल के नहीं आता सेंट्रोइड की तरह, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट निकल के आता है, लोकेशन वाला, कि इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा कि ऑन होगा, इनसाइड आउटसाइड या ऑन होगा कि कहाँ होगा, कैसे होगा। तो जस्ट उसी की बात करते हैं। तो देखो उसमें देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला एक्यूट की बात करते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हो फिगर, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ पे होता है? एक्यूट के केस में आप देख रहे हो कहाँ पे होता है? लाइज क्या होगा? इनसाइड। मतलब अगर लोकेशन की बात करें, ऑर्थो सेंटर के लोकेशन की बात करें, तो ऑर्थो सेंटर जो है एच, वो एक्यूट के केस में कहाँ होगा? इनसाइड होगा। ठीक है, वही अगर ऑब्ट्यूज के केस में देखते हैं, ऑब्ट्यूज के केस में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो मान लिया ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो यहाँ से हाई एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो ये एल्टीट्यूड आएगा, क्योंकि इस वाले साइड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ये 90। तो दिस इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए से एल्टीट्यूड तो ये हो गया। अब देखो बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो इस वाले साइड पे करेंगे, ये 90 हो गया। देखो वेट, तो ये बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये हो गया, और ये हो गया एल्टीट्यूड फ्रॉम बी को आगे ले गए, ये हो गया। सिमिलरली सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप किए तो सी से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे। तो सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप किए तो देखो ये है। तो गौर से देखो, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90। मतलब ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप किए, ये हो गया एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये हो गया एल्टीट्यूड फ्रॉम बी एक्सटेंड करने के बाद, ये हो गया एल्टीट्यूड फ्रॉम सी। तो तीनों से एल्टीट्यूड ड्रॉप किए तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, और ये वाला पॉइंट ए बी सी के कहाँ पे है? ए बी सी के बाहर है। मतलब इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज, एच लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, एच लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड दी ट्राइंगल। एच जो है ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। मतलब दो सिचुएशन निकल के आया लोकेशन में, एक्यूट में अंदर, ऑब्ट्यूज में बाहर। एक्यूट में अंदर, ऑब्ट्यूज में बाहर, ये दो चीजें निकल के आती है। ठीक है,
अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा केस में लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके केस में क्या होगा, तो मैं सीधे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, तो गौर से देखो, अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो यहाँ लोकेशन देखते हैं। तो देखो सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये हो गया एल्टीट्यूड फ्रॉम सी। ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया बीसी पे, तो ये ए से एल्टीट्यूड, तो ये खुद हो जाएगा एल्टीट्यूड। बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये खुद हो जाएगा। मतलब ये सब खुद एक एल्टीट्यूड है। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आया यही सी निकल के आया ना, मतलब यही इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर सपोज हम बात करें, तो ऑर्थो सेंटर लाइज एट द पॉइंट वेयर टू साइड्स आर परपेंडिकुलर। मतलब जहां दो साइड परपेंडिकुलर है वहीं पे ऑर्थो सेंटर लाई करता है। मतलब पॉइंट सी पे आपका ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, और ये पॉइंट सी है जहां दो साइड परपेंडिकुलर है। मतलब इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के एंगुलर पॉइंट्स पे ही लाई करता है। और कौन से एंगुलर पॉइंट्स पे, जहां पे दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो तीन चीज निकल के आया। इस दोनों में हमने लोकेशन डिसाइड किया। पर इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो लोकेशन भी डिसाइड हुआ, और कहाँ पे लाई करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मेरी बात सुनना, अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, पहले नेचर चेक करो। सर्कम सेंटर के केस में वही चीज है, ऑर्थो सेंटर के केस में वही है। अगर आपको नेचर पता चल गया तो सर्कम सेंटर भी तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि सर्कम सेंटर हो अगर राइट एंगल है तुरंत डिसाइड कर लोगे, राइट एंगल नहीं है तो कैलकुलेट करना होगा। ऑर्थो सेंटर में वही बात है, राइट एंगल है तो तुरंत डिसाइड हो गया, वहां पे होगा जहां दो साइड परपेंडिकुलर है। अगर राइट एंगल नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो मेजर क्वेश्चंस में ये मेरी बात सुनना, बहुत सा 70 to 75% क्वेश्चन जहाँ पे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात करते हैं, वहां पे ट्रायंगल का नेचर राइट एंगल ट्रायंगल होने के ही चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी ये सब कैलकुलेट करने दे तो सबसे पहला टारगेट आपका होगा कि आप किसी भी तरह ट्रायंगल के नेचर को देख लो कि राइट एंगल है कि नहीं। नहीं है तो बस आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अगर है तो बस आप जनरल अप्रोच लगाइए। बस जो ये याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर में और सर्कम सेंटर में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस तुरंत निकल जाएगा, ज्यादा कुछ पेन नहीं देगा। तो बस राइट एंगल दिख गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व है। ये सब बातें ख्याल रखिएगा, आगे जब भी क्वेश्चन दे तो इस सब चीजों को दिमाग में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। और अगर राइट एंगल नहीं है तो आपको सॉल्व करना होगा। सर्कम सेंटर का एक मेथड तो बता रखा है, एक आगे स्ट्रेट लाइनें बताएंगे, और ऑर्थो सेंटर का भी एक मेथड जो है वो एक ही मेथड है, और जो हम आपको स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर का कोई भी फॉर्मूला भी हम नहीं बताएंगे, कोई और मेथड नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें फिर से एंगल का यूज होता है, जिसके लिए प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाता है। इसका एक जनरल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन अभी दिमाग में रखो, और जब आपको स्ट्रेट लाइन का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब बता देंगे, तब आप ऑर्थो सेंटर पर क्वेश्चन बताएंगे तो आप तुरंत बना लोगे, कोई ज्यादा पेन आपको नहीं है। तो बस डेफिनेशन याद रखिए, फॉर्मूला पे मत जाइए। फॉर्मूला आप अगर देखोगे किसी बुक्स में पलटोगे तो फॉर्मूला दिखेगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 सिमिलरली y कोऑर्डिनेट रहती। और इसका डिमेरिट आप देख रहे हो कि उसमें ए बी सी एंगल यूज है, जो आपका अपने आप में इतना लेंदी हो जाएगा कि प्रॉब्लम आपको बनाने का मन भी नहीं करेगा। तो बेटर होगा कि उस फॉर्मूला को ना देखें, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा। अभी जो बताया बस उसको दिमाग में रखिए, डेफिनेशन ख्याल रखिए और आगे बढ़िए, जब जिसकी जरूरत होगी तो बताएं। ठीक है, तो चलो, ऑर्थो सेंटर की बात तो क्लियर होगी। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, कहाँ लोकेशन है, कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो, ये तो आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया है आपको अभी तक। सबसे पहला सेंट्रोइड, दूसरा सर्कम सेंटर, और तीसरा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फोर्थ देखते हैं
इन सेंटर। तो चलिए इन सेंटर पे आते हैं, लिखिएगा इन सेंटर, इन सेंटर। तो इन सेंटर में क्या होता है, इन सेंटर, तो इन सेंटर में बात करेंगे तो लिखिएगा इन सेंटर में सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर is called इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बात वही है। तो चलो इस पे पहले फिगर देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो ये आपका मान लिया मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, एक जनरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी और सी। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो पहले पॉइंट ए से हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी पॉइंट ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मान लिया, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट एंगल ए, मतलब ये दोनों एंगल क्या ए इक्वल है। पॉइंट बी से भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। और पॉइंट सी से भी ड्रॉ करेंगे, मतलब ये बी एंगल और ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ए का पॉइंट बी से पॉइंट सी से कहाँ कट किया, ये कट किया, और ये वाला पॉइंट को हम लिखेंगे दिस पॉइंट इज आई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। इसी आई को हम बोलते हैं इन सेंटर, point of intersection of internal angle bisector. This eye is called in center of triangle. This eye इसको क्या बोलेंगे, this is called in center of triangle. मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स निकल के आएगा। तो पहला डेफिनेशन आपको क्लियर है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है, इसमें हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। कोऑर्डिनेट का दो ही फॉर्मूला हम बताएंगे, एक तीन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना डायरेक्ट बताएंगे, जो फॉर्मूला याद रखना होगा। एक सेंट्रोइड को बता रखा है, दूसरा इन सेंटर का बताएंगे, और तीसरा एक्स सेंटर का बताएंगे, जो जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। दो का कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला जो है वो अपने यूजलेस फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला इन जनरल अभी देखोगे एंगल के फॉर्म में। अल्टरनेट मेथड है जो मैंने सर्कम सेंटर में बता रखा है, ऑर्थो सेंटर का एक अल्टरनेट मेथड मैं स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा। तो तीन फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा, तीन पॉइंट्स का फॉर्मूला, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड एक्स सेंटर। तो जरूर इसका फॉर्मूला होगा। तो इसके फॉर्मूला पे हम आते हैं। उससे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स को लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इन सेंटर का लोकेशन क्या होता है। तो इन सेंटर का लोकेशन, तो सबसे पहला पॉइंट्स पे आ जाइएगा। सबसे पहला, चलो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट यानी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा इन सेंटर, लिखो, लिखते चलो, मैं बोल दे रहा हूँ। इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, यानी इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो लोकेशन में कहीं बाहर और ऊपर नीचे कहीं नहीं करना है, ये हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट निकल के आया, ये पॉइंट आपको बता रखा है, ये ए डी जो है, ये बी डी और डी सी, ये तो पता होगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि ये लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं बी डी
बाय डी सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब ये बाइसेक्ट करा है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी। सिमिलरली यहाँ से भी लिख सकते हो बी सी बाय बी ए इक्वल टू सी ई बाय ई ए। तो सिमिलरली मैं एक के लिए लिख दिया हूँ, ये आप याद रखिएगा। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि बी डी बाय डी सी, हम जनरल याद रखो कि बी के ऑपोजिट साइड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, सी के ऑपोजिट साइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, और ए के ऑपोजिट साइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। इसको डी मैंने ऐसे दे दिया। तो मतलब बी डी बाई डी सी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं सी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं बी। तो ये एक रिजल्ट निकल के आया कि बी डी बाई डी सी इक्वल टू सी बाई बी। मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपको ऑपोजिट साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो सी बाई बी। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है उसको भी निकाल लें। इन सेंटर जो रेशियो डिवाइड कर जो आपका आई जो डिवाइड करता है एडी को, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है उसको भी देख लें। तो वहां से देखते हैं, तो ये आपका आ जाता है ए आई बाय आई डी। मतलब हमें ये निकालना है ए आई बाय आई डी। तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको मैं प्रूव करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए आई बाय आई डी। तो ए आई बाय आई डी, ए आई बाय आई डी, ए आई बाय आई डी जो होगा दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय ए होगा। ये भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं बात करूंगा। ये तो आपको याद है पहले से, तो ये आपको याद रखना होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये देखना, ए आई बाय आई डी, ए आई बाय आई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि बी प्लस सी डिवाइड बाय ए। मतलब यहाँ से रेशियो डिसाइड किया तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस। अगर यहाँ से रेशियो डिवाइड किया बी आई बाय आई ई निकालू तो ए प्लस सी बाय बी। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ, सिमिलरली लिखना चाहूँ बी आई बाय आई ई, बी आई बाय आई, ये जो निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा ए प्लस सी बाय बी। एंड अगर मैं लिखना चाहूँ सी आई बाय आई एफ दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। ये आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से निकाला दिस बाय दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय दिस बाय दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय दिस। सिमिलरली दिस बाय दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय दिस। तो इस तरह से आप रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, इसको ख्याल रखिएगा। अब ये रिजल्ट जो मैंने लिखा इसको मैं पहले प्रूव करूंगा। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूंगा। ये तो और पहले से प्रूफ है, ये 10th क्लास की ज्योमेट्री में आप पढ़ रखे हो, कुछ देर पहले भी मैंने बात किया था। मुझे इसको प्रूव करना है और इस रिजल्ट को यूज करके मैं इसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर आई का कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। कब? जब हमें ए बी और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे। यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के बारे में आपको पता है। स्मॉल ए इज द ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, स्मॉल बी इज साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ एंगल बी। ये सी के ऑपोजिट है, ये आपको दिमाग में है। तो चलो अब हम डिसाइड करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रेशियो प्रूव करते हैं, ए आई बाय आई डी इक्वल टू डी प्लस सी बाय ए। अभी हमें इसको प्रूव करना है। तो चलो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इस रिजल्ट को प्रूव करके इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। मैडम फ्रेश फिगर ड्रॉ करता हूं। ये ए बी सी डी, ठीक है। यहां से देखा, अभी मैं ज्यादा नहीं देख रहा, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तीसरा वाला ड्रॉ नहीं कर रहा, ये इक्वल बना दिया, ठीक है। इसको आई दे दिया। हमें निकालना क्या है, ए आई बाय आई डी। तो अब देखो मैं इस ट्राइंगल यूज करता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी यूज करता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी में
बी आई इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, गौर से देखना। ठीक है, तो यहां से अगर देखता हूं तो बी आई इज इट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो लिख सकता हूं ए बी बाय बी डी, दैट इम्प्लाइज वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी बाय बी डी इक्वल टू लिख सकता हूं ए आई बाय आई डी, ए बी बाय बी डी इक्वल टू ए आई बाय आई डी, ए बी बाय बी डी इक्वल टू ए आई बाय आई डी, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब हमें निकालना है ए आई बाय आई डी ना, तो अब इसको करूंगा क्या, तो सबसे पहले अब मुझे निकालना होगा रेशियो। हाँ, तो ए बी बाय बी डी इक्वल टू ए आई बाय आई डी, ठीक है, ए आई बाय आई डी, ए आई बाय आई डी। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी डी है, यहाँ से लिख सकता हूँ ए आई बाय आई डी जो मुझे निकालना है, और ए बी क्या है सी डिवाइड बाय बी डी, ये आ गया 1। ठीक है, मतलब बीडी की वैल्यू डाल दें तो ए आई बाय आई डी आ जाएगा। अब बीडी की वैल्यू कैसे डालेंगे, तो देखना ए आई बाय आई डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो ऑलरेडी बता रखा है, अब उस रेशियो को मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो बीडी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो गौर से, एक रिजल्ट पता है नाउ, ए बी बाय ए सी इक्वल टू पता है बी डी बाय डी सी, बी डी बाय डी सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी। कौन सा ट्राइंगल यूज किया, ट्राइंगल ए बी सी यूज किया, इसमें एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, एडी है, तो इसमें मैंने लिखा दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ए बी बाय ए सी की अगर सपोज हम बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी बाय बी। ठीक है, सी बाय बी इक्वल टू क्या आ गया, बी डी बाय डी सी। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बी डी की चाहिए, डी सी हटाना होगा, तो थोड़ा मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, तो बी बाई सी इक्वल टू लिख सकता हूँ डी सी बाय बी डी, बी बाई सी इक्वल टू डी सी बाय बी डी। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों साइड +1 कर दीजिए, देखिए तुरंत गायब हो जाएगा, अभी दिखेगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डी सी बाय बी डी +1। तो यहाँ देखो ये आ गया बी प्लस सी बाय सी इक्वल टू क्या आ गया, डी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय बी डी। अब गौर से देखो डीसी प्लस बीडी इक्वल टू बीसी है, तो ये आपका क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू बीसी बाय बीडी, और बीसी क्या है, दैट इज ए बाय बीडी। तो दैट इम्प्लाइज अगर आप बीडी की बात करें तो बीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए सी डिवाइड बाय स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। तो ये आ गया लेंथ ऑफ बीडी, और फ्रॉम 1 में हम बीडी की वैल्यू डाल देते हैं, नाउ फ्रॉम 1, तो लिख सकता हूँ ए आई बाय आई डी दैट इज इक्वल टू सी बाय बी डी, बी डी कितना है ए सी डिवाइड बाय बी प्लस सी सी कैंसिल, तो दैट इज बी प्लस सी डिवाइड बाय ए। मतलब क्या आ गया, ए आई बाय आई डी इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। याद रखिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। तो ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज ए आई बाय आई डी इक्वल टू क्या आ गया, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। मतलब जो इन सेंटर है वो किस रेशियो में इस एडी को डिवाइड किया, तो बी प्लस सी डिवाइड बाय ए। सिमिलरली बीई, अगर इसको ई दे दिया तो बीई को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आई, तो ए प्लस सी डिवाइड बाय बी। तो ये रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने रेशियो को पॉइंट में लिखवा दिया। अब इस रेशियो का यूज हम करेंगे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में कैसे करेंगे, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं खुद आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा बताने का कोई मुझे शौक नहीं है, सिलेबस के अंदर में इतनी चीजें हैं कि बताने में ही उतना टाइम लग जाता है। तो जो जो मैं बता रहा हूँ सारा पॉइंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीजें आपके लिए उतना ही जरूरी है, और आपको हर एक पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, जहां जरूरत हो उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट मिटा दो इसको, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट का अप्रोच बता देते हैं, आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। गौर से देखो, अब हमें पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, जिसको मिटाता हूं, देखो अब हमें कोऑर्डिनेट की बात करनी है। तो देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा x1 y1 मान लिया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x2 y2, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x3 y3।
तो हमें किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट आई का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो निकाल सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो आपको पता है बी डी बाय डी सी इक्वल टू, क्या पता है, बी डी बाय डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। मतलब ए बी क्या लिख सकते हैं, सी, तो क्या लिख सकते हैं, बी। मतलब डी जो है इस बीसी को स्मॉल सी बाय स्मॉल बी रेशियो में डिवाइड कराया था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ये स्मॉल सी और ये स्मॉल बी, लिख नहीं रहा हूँ सीधे कंफ्यूजन हो जाएगा। स्मॉल सी बाय स्मॉल बी रेशियो में डिवाइड कराया, लिख सकता हूँ सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। सिमिलरली सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइड बाय बी प्लस सी। ये मैंने बस यहाँ से देखा कि डी डिवाइड बी सी इन सी बाई बी रेशियो इंटरनली। तो यहाँ से मुझे डी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ डी पता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पता है, और ए आई बाय नाउ देखो अब हमें ए की कोऑर्डिनेट पता है, डी की कोऑर्डिनेट पता है, और आई का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। आई का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, एक्स कॉमा वाई। ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, और रेशियो भी पता है। क्या रेशियो पता है कि ए आई बाय आई डी इक्वल टू क्या पता है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। तो जब आपको रेशियो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो जब आपको रेशियो पता है, दोनों पॉइंट्स का, एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, मतलब डी का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा y1, और रेशियो भी पता है कि ए आई बाय आई डी क्या होगा। तो जब रेशियो पता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, x का कोऑर्डिनेट आएगा कुछ ऐसा, यूजिंग दिस रेशियो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और y जो आएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप देखो, कुछ चीजें तो आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ, मैं मेजर चीजें बता दिया, थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया यूजिंग इंटरनल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। डी कोऑर्डिनेट आ गया, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आई का कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए आई बाय आई डी का रेशियो पता है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, डी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आई का कोऑर्डिनेट यूजिंग इंटरनल डिवीजन आप आसानी से निकाल सकते हो। और आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल ए क्योंकि एक इन सेंटर ही है, और बाद में एक्स सेंटर बताएंगे, यही दोनों का कोऑर्डिनेट साइड लेंथ से रिलेटेड होता है। तो साइड लेंथ कैसे निकालेंगे, आप सोचो। मान लो कि इसमें तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट दे दिया, तो कैसे इन सेंटर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले इस साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ निकाल लिया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर। मेरी बात समझ रहे हो ना, जस्ट यही बात है। पॉइंट्स में कुछ खास कुछ करने के लिए है नहीं, बस आप जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको दिमाग में रखें, फॉर्मूला सेट रखें, और जो जो रिजल्ट्स मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए यूज किया है उसको दिमाग में रखें। आगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। नोट कर लिया। तो अभी लेक्चर, आज का लेक्चर मैं यहीं तक बताऊंगा, ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा। आप लोग की जिम्मेदारी है कि जितना बताया हूं उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत मैं इसके साथ अभी डीपीपी 1 शेयर कर रहा हूँ, जो इसका होम असाइनमेंट होगा। लेक्चर 2 का और भी असाइनमेंट्स आएंगे, पर ये आपको मैंडेटरी है कि इसको साथ ही साथ में बना लेना है, और जो होगा फिर देखा जाएगा। चलो, जो भी अभी मैं इसके साथ जो दूंगा उसको आप इसके साथ ही कंप्लीट करके इसको फिनिश कीजिए। मैं अब स्लाइड शेयर नहीं कर रहा, डायरेक्ट डीपीपी ही दे दे रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन है उसको देख देख के आप बनाएं। ठीक है, तो चलो, जो बताया है उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिए मेरी बात, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे मैं जनरल पार्ट 2 में आपका डाउट डीपीपी का जो मैं डीपीपी शेयर किया उसको पार्ट 2 में डाउट डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। जो होगा वो देख लेंगे, ज्यादा क्वेरी आएगी तो पार्ट 1 में ही कर देंगे, तो वो मेरे पर डिपेंड करता है।
आपका मेरी जिम्मेदारी यही है कि सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करूँ और आगे की बातें करूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जितना बताया उसको ढंग से रिवाइज करके रखना है। तो आप जितना जल्दी जल्दी हो सके इस लेक्चर को फिनिश कर लिए हो, तो जो बताया है उसको बना करके और जो जो असाइनमेंट दे रखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसको फिनिश कीजिए। फिर इसके बाद लेक्चर सेकंड आएगा, लेक्चर थर्ड आएगा, ऐसा आता रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल है वो अपना रेगुलर अब बन जाएगा। तो अब उसको ख्याल रखिए, अब लेक्चर रेगुलर रहेगा, ये बात याद रखिए। अब लेक्चर रेगुलर रहेगा, अब ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। अगले 4 से 5 लगातार लेक्चर तक आपको नो ब्रेक, नॉन स्टॉप लेक्चर के आपके पास आएगा। और आपको उस जिस दिन लेक्चर आएगा उसी दिन उसको खत्म करके उस पे बेस जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना, ये जिम्मेदारी है आपकी। काफी ब्रेक मिल गया आप लोगों को, काफी रेस्ट कर लिया। अब फिर से फ्लो पकड़ो और स्ट्रेट लाइन तक बढ़ते हैं और जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं किसी बात में कंफ्यूजन होगा आपको, तो आप अपने डाउट्स को कलेक्ट कर लेना, डाउट में पूछ लेना, या पर्सनल पूछना है तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। और जितना मैंने करवाया है आज क्लास में सबको एक बार ढंग से रिवाइज करके रखिएगा। कॉन्फिडेंटली एक एक चीज को खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, फिर जैसा होगा फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।